टीवी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से संबंधित तमाम उपयोगी जानकारी लेकर आते हैं 3 अलग अलग सेगमेंट के जरिए: विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। आज इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको बताएंगे पछेती गेहूं की खेती के बारे में। इसके अलावा मिलवाएंगे आपको एक प्रगतिशील महिला किसान एम रूपाली विजय माली से, और अंत में हम बताएंगे आपको नीम लेपित यूरिया के फायदों के बारे में। तो आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। आइए देखते हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम का पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान, जिसमें हम आपको बताएंगे खेती किसानी में विज्ञान की अहम भूमिका के बारे में। हमारे देश में गेहूं की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, यहाँ तक कि ये हमारी प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। इस समय गेहूं की पछेती खेती का उपयुक्त समय चल रहा है। गेहूं की पछेती खेती के दौरान किन बातों का ध्यान रखें, ये जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गेहूं बोने के लिए सही समय नवंबर का महीना है, इसलिए अब पछेती बुआई ही की जा सकती है। उत्तर पश्चिम भारत में 25 दिसंबर तक, जबकि उत्तर पूर्वी इलाकों में 15 दिसंबर तक गेहूं बो सकते हैं, जबकि बारानी इलाकों में पछेती बुआई का समय भी अब समाप्त हो चुका है। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का होना बहुत जरूरी है। अपने इलाके के हिसाब से पछेती उन्नत किस्मों का चुनाव करें। सिकुड़े हुए छोटे और कटे फटे बीजों को निकालकर अलग कर दें। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है, ये दानों के आकार, जमाव प्रतिशत, बोने के समय, बुआई की विधि और मिट्टी की दशा पर निर्भर करता है। वैसे आमतौर पर अगर 1000 बीजों का वजन 38 ग्राम हो तो 1 हेक्टेयर के लिए 100 किलो बीज की जरूरत होगी। ये भी ध्यान रखें कि छिड़कावा विधि से बीज ज्यादा लगता है और खरपतवार निकालने में भी परेशानी होती है, इसलिए बेहतर होगा कि सीड ड्रिल से कतारों में बुआई करें। बहुत से किसान धान की कटाई के बाद गेहूं बोते हैं। ऐसे किसानों को चाहिए कि धान की पराली को जलाने से परहेज करें और हैप्पी सीडर से बुआई करें। हैप्पी सीडर से बुआई करने पर आपको धान के बाद खेत तैयार करने की भी जरूरत नहीं होगी। कतार से कतार के बीच 23 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच 15 सेंटीमीटर का फासला रखें। गेहूं की फसल के लिए 125 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 से 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है, लेकिन पछेती बुआई में पोटाश की मात्रा 80 किलो रखनी होगी। हाँ, अगर परती जमीन पर या दलहनी फसलों के बाद या हरी खाद वाले खेतों में गेहूं लगा रहे हैं तो उर्वरकों की मात्रा कम हो जाएगी। ज्यादा पैदावार के लिए बुआई से पहले 5 से 10 टन गोबर की सड़ी खाद डालना बेहतर रहेगा। धान, मक्का और कपास के बाद खेत में गंधक, जस्ता, मैग्नीज और बोरान की कमी हो जाती है। अगर इन फसलों के बाद गेहूं बो रहे हैं तो फसल अवशेष, हरी खाद, गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। गंधक की कमी को दूर करने के लिए अमोनियम सल्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट खेतों में डालें। जस्ते की कमी वाले इलाकों में साल में कम से कम एक बार जिंक सल्फेट डालना है। मात्रा 25 किलो प्रति हेक्टेयर रहेगी। गेहूं की फसल में कुल मिलाकर 4 से 6 सिंचाइयों की जरूरत होती है और 35 से 40 सेंटीमीटर पानी देना होता है। पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन बाद करनी है। यही वो समय है जब जड़ निकलनी शुरू होती है। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद कली निकलते समय, तीसरी 60 से 65 दिन बाद बढ़वार के वक्त, चौथी 80 से 85 दिन बाद, पांचवी बाली में दूध बनते समय 110 से 115 दिन बाद और छठी 120 से 135 दिन बाद दाने कड़े होते समय करनी है। गेहूं का आमतौर पर जंगली जई, बथुआ, जंगली पालक और हिरनखुरी जैसे खरपतवार की समस्या रहती है।
खरपतवार मुक्त बीजों का उपयोग करेंगे तो समस्या से बचे रहेंगे। इसी तरह दीमक और माहू जैसे कीटों से भी फसल को बचाने की जरूरत है, जबकि बीमारियों में रतुआ, करनाल बंड, चूर्णी लासिता और झुलसा रोग हो सकता है। खरपतवार बीमारी और कीट नियंत्रण के लिए अगर दवा की जरूरत पड़ रही है तो दवा का चुनाव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। तो अभी आपने जाना पछेती गेहूं की खेती के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे एक प्रगतिशील महिला किसान से अगले सेगमेंट कृषि स्टार्टअप में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। खेती में उद्यमशीलता के ढेरों अवसर मौजूद हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा में गेहूं के बेकरी उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। खेती को ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए सिर्फ फसलें उगाना ही काफी नहीं है, बल्कि उद्यमशीलता की तरफ भी कदम बढ़ाना होगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में मौजूद ये कृषि व्यापार इंक्यूबेशन केंद्र इसी काम में लगा है। अगर आपके मन में भी कृषि उद्यमिता से जुड़ा कोई विचार आ रहा है तो आप इस केंद्र से जानकारी ले सकते हैं। कमाल की बात ये है, नाबार्ड आपकी आर्थिक सहायता भी कर देगा। इसके अंदर हमारा जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि किसानों से ही हम गेहूं लें, उन्हीं से चना लें, उसको वहीं पे पीस के हम अपने प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार करें।
जैसे कि आप इसके अंदर हम बात करें तो हम अपनी जो ब्रेड्स होती हैं डबल रोटी जिसको कहते हैं हम वो तैयार कर सकते हैं अलग अलग तरीके की, जैसे कि मल्टीग्रेन हो गई, आटा ब्रेड हो गई, ब्राउन ब्रेड हो गई, गार्लिक हो गई, इन सब तरीके की हम एक डबल रोटी तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाजरा है, चना है और आपका शक्कर है, इनके थ्रू हम अपनी एक बिस्कुट जिसको हम बोल देते हैं या कुकीज़ कह देते हैं अपनी आजकल शहरी भाषा में, वो हम तैयार कर सकते हैं डिफरेंट फ्लेवर्स के अंदर और अच्छे उसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ के साथ। इसी के साथ हम जो केक हैं, आजकल जो केक का काफ़ी ट्रेंड है और हम देख रहे हैं कि शहर के लोग काफ़ी ध्यान दे रहे हैं अपनी सेहत की तरफ, तो हम बाजरा के केक बना सकते हैं जो हम यहाँ पे सिखाते हैं लोगों को। आप जैसे किसान भाइयों और बहन जो हमारे से संपर्क करते हैं उनको हम ये सब कुछ यहाँ पे सिखाते हैं कि कैसे आप हाईटेक मशीनों को यूज़ करके आप इनको बना सकते हैं और कैसे आप बेच सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि हमारे साथ एक बरवाला के किसान भाई थे, उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने उनको सारी ट्रेनिंग दी कि आप कैसे इसको प्रोडक्ट को बनाइए। उसके बाद प्रोडक्ट्स बनाना सिखाने के बाद उन लोगों को हमने कैसे आप मार्केट में बेच सकते हैं, कैसे आप वेंडर बना सकते हैं, हमने उसके बारे में बताया। और आज की डेट में वो बहुत अच्छा इससे एक अपना रोज़गार चला रहे हैं और उसके साथ साथ 5 से 6 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो इस तरह हम और भी हमारे पास जो FPOs आते हैं या किसान भाई जो अपने हरियाणा या आसपास के राज्य से आते हैं, तो उनको हम यहाँ पे हमारे स्टार्टअप के थ्रू जो हमारे किसान भाई हैं उनके थ्रू हम उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी हमसे जुड़कर इससे सीखना चाहते हैं और एक रोज़गार के बारे में एक अवसर लेना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में। जगन्नाथ चोपड़ा एक कारोबारी है, लेकिन हालात ऐसे रहे कि कई बार बिजनेस करने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो सके। जिस कंपनी से जुड़े या तो उसका कारोबार ठप हो गया या कभी किसी और समस्या ने आ घेरा। अब उन्होंने इस इंक्यूबेशन केंद्र की मदद से बेकरी स्थापित की है, जहां डबल रोटी बन रही है, फैन बन रहे हैं, आटे के ब्रेड बन रहे हैं और मिल्क ब्रेड भी बन रहे हैं। खेती की तरफ भी मेरा अच्छा रुझान था, एग्रीकल्चर लैंड थी, उस वजह से मैं HIU से जुड़ा रहा, आना जाना लगा रहता था। मेरे को इसी आने जाने की वजह से मेरे को पता लगा कि एबिक ने नाबार्ड की फंडिंग से एक बेकरी लगाने जा रही है। तो मैंने एफर्ट्स करके अप्लाई किया और मुझे ये बेकरी अलॉट हो गई। इसने मेरी लाइफ को लगभग बदल दिया है। क्यों 2-4 बिजनेस फेल होने की वजह से मैं थोड़ा निराश था, बट अब बेकरी लाइन में आया हूँ तो मेरे को अच्छे स्कोप नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस रही, बट अब अच्छा सेटअप जा रहा है और प्रभु कृपा रही तो कामयाबी के नए शिखर को छुएंगे। एबिक वालों के सहयोग की वजह से, VC साहब के सहयोग की वजह से और सारे स्टाफ की सहयोग की वजह से काम दिनों दिन तरक्की पे जा रहा है और आशा करता हूँ कि ऐसे ही इनका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं नया सेटअप अपना जब यहाँ से जाऊँगा बाहर अच्छी तरह नया सेटअप लगा सकूँगा। हालांकि लॉकडाउन की वजह से इस कारोबार में भी थोड़ी दिक्कत रही, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है, जगन्नाथ चोपड़ा का बिजनेस भी तरक्की कर रहा है। खेती में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को देखते हुए अब किसान जैविक खेती को अपनाने लगे हैं। जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बेहद ही लोकप्रिय है, क्योंकि इस विधि को अपनाना सरल है और इससे पैदावार भी अच्छी मिलती है। वर्मी कंपोस्ट को जोर देने में अहम भूमिका निभा रही हैं हमारी आज की प्रगतिशील महिला किसान एम रूपाली विजय माली, जिन्होंने एक समय पर प्रशिक्षण लिया लेकिन अब वो दूसरों को प्रशिक्षित कर रही हैं। इसके साथ ही वो किसानों को उद्यमिता से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। तो आइए देखते हैं इनकी सफलता की कहानी।
एम रूपाली विजयमाली कोल्हापुर महाराष्ट्र की रहने वाली एक प्रगतिशील महिला किसान है, जो कृषि के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को व्यवसाय के रूप में करती हैं। इन्होंने समाजशास्त्र विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है। पिछले 12 वर्षों से ग्राहकों की मांग पर इन्होंने अपने व्यापार को स्थिरता दे रखी है। इनके पास लगभग 2.5 एकड़ खेत है, जिसमें बड़े ही कुशलता से खेती और जैविक खाद का निर्माण किया है। एम रूपाली विजयमाली ने जैविक खाद संस्कृति और इसके व्यापार की शुरुआत में खादी ग्रामोद्योग निगम द्वारा जिला परिषद की मदद से हुआ। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा वर्मी कंपोस्ट के वैज्ञानिक तरीकों का अभ्यास किया। शुरुआत में इन्होंने जैविक खाद की सप्लाई केवल अपने फार्म में ही की। शुरुआत में वो इसका उत्पादन अपने खुद की खेत के लिए इस्तेमाल किया। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ा, इन्होंने इसकी बिक्री करनी जारी कर दी और धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या भी बढ़ने लगी। अच्छे उत्पादन ने इन्हें काफी प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप इन्होंने अपनी कंपनी भी खोल ली, जिसका नाम समर्थ एग्रो प्राइवेट लिमिटेड रखा है। फिलहाल विजयमाली वर्मी कंपोस्ट की उपज 8 बेड से करती है। वे प्रति वर्ष 35 से 40 टन वर्मी कंपोस्ट का उपज करती हैं, जिसे ये 12 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचती है, जिससे इनकी वार्षिक आय लगभग 5 लाख रुपए हो जाती है। अपने उत्पादित खाद की बिक्री के लिए विजयमाली अपने आसपास किसानों और समाचार एजेंसियों से संपर्क भी रखती है, जिससे कि इनके उत्पाद की मार्केट में बिक्री होने में आसानी हो जाए। एम रूपाली विजयमाली के उपज की मांग महाराष्ट्र के पुणे और गोवा के अलावा कर्नाटक में भी है। इन्होंने अपने फार्म में 6 महिला किसानों को रोजगार भी दिया है। साथ ही ये अपने गांव में आय बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ज्यादा किसानों को अपनी कंपनी में शामिल किया है। एम रूपाली विजयमाली एक नई सोच वाली किसान है, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र कोल्हापुर की सलाहकार समिति की सदस्य भी हैं। इनके सफल प्रयासों को देखते हुए इन्हें रोटरी क्लब द्वारा महिला गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गांव की महिला किसान इनकी बढ़ती सफलता और तरक्की को देखकर बेहद ही प्रोत्साहित हुई है। तो देखा आपने कि हमारी आज की इस महिला किसान ने किस तरह से खुद वर्मी कंपोस्ट को अपनाया, जैविक खेती को अपनाया और अब दूसरों को भी प्रेरित कर रही हैं। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए
इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। ये समय रबी फसलों के पोषण प्रबंधन का है। ऐसे में किसान नीम लेपित यूरिया का इस्तेमाल कर जहां फसल को अच्छा पोषण दे सकते हैं, तो वहीं रोग कीट की आशंकाओं को भी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ फायदे हैं नीम लेपित यूरिया के। नाइट्रोजन हमारी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है। यूरिया को यूज करने से फसलों को नाइट्रोजन तत्व मिलता है। पहले इस यूरिया की खाद के इस्तेमाल के बाद नाइट्रोजन तत्व फसलों को तुरंत मिलता तो था, पर जल्दी ही इसका असर कम हो जाता था। पर जब से नीम कोटेड यूरिया आया है, इससे नाइट्रोजन तत्व फसलों को धीरे धीरे उपलब्ध होता है और जो फसल के लिए फायदेमंद होता है। इससे यूरिया की खपत में भी कमी आई है। पहले गेहूं में प्रति एकड़ 100 किलो यूरिया डाला जाता था। अब नीम कोटेड यूरिया आने से प्रति एकड़ 90 किलो ही यूज हो रहा है। मैं गुरविंदर सिंह पिंड देसलपुर जिला जालंधर से हूँ। मैं खेतीबाड़ी करता हूँ। खेतीबाड़ी के साथ साथ और सहायक काम भी करता हूँ। जालंधर ज़िले में जितनी फसलें पैदा होती हैं, जैसे अब धान के बाद आलू बीजना है, आलू के बाद मक्की बीजते हैं, तरबूज लगता है, सब्जियां लगती हैं, सारी खेती होती है। सबसे पहले सरकार ने जो खाद भेजी है, नीम कोटेड खाद, जो बहुत बढ़िया आई थी। ये पहले प्राइवेट अदारों से आती थी, डीलरों से आती थी, वो इसका स्टॉक कर लेते थे। अब ये खाद डायरेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से प्राप्त होती है और ये जो नीम कोटेड खाद है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। इसके इस्तेमाल करते हुए हमें 3-4 साल हो गए हैं। हमारी सोसाइटी हमें उपलब्ध करवाती है। ये जो नीम कोटेड खाद है, इससे पहले और भी प्राइवेट खादें आती थीं। उनमें ज़्यादातर पाउडर होता था, बारीक होती थी, उन्हें खेत में डालने में दिक्कत आती थी, हाथों को भी वो काटती थी। यह खाद बहुत ही अच्छी है, इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है। वो जो खादें आती थीं, उनके मुकाबले नीम कोटेड का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। इसके लिए हम सरकार के आभारी हैं। नीम एक तेजी से बढ़ने वाला पूर्ण पतझड़ पेड़ है जो लगभग 50 से 65 फुट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है और कभी कभी 115 से 131 फुट तक भी ऊंचा हो सकता है। इसके फूल सफेद और सुगंधित होते हैं और एक लटकते हुए पुष्प गुच्छ जो लगभग 25 सेंटीमीटर यानी 10 इंच तक लंबे होते हैं। इसका फल चिकना यानी अरोमिल गोलाकार से अंडाकार होता है और इसे निम्बोली कहते हैं। आयुर्वेद में नीम को बहुत ही उपयोगी पेड़ माना गया है। नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों और घावों के निवारण में सहायक है। नीम की दातुन करने से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है। नीम आयुर्वेद में एक औषधि है। इसका उपयोग करके किसान अच्छा मुनाफा कमाते हैं।
इस कार्यक्रम में जो जानकारियां दी गई, अगर आपको वो पसंद आई और आप ये कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इससे आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे और आप ये कार्यक्रम दोबारा देख पाएंगे। कार्यक्रम से संबंधित अपने सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि दर्शन की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ और खास जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।